नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे IUPAC प्रणाली। दोस्तों IUPAC प्रणाली लेब असिस्टेंट और जो सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इनमें से आता है दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं IUPAC क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री है। इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हमने रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया था, लेकिन उसमें एक क्या समस्या थी कि एक ही यौगिक के कई नाम थे, एक ही यौगिक के एक से अधिक नाम थे। जैसे CH3OH, इसका नाम क्या, कार्बिनोल। इसे हम कास्ट स्पीड भी कहते हैं, मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसमें एक ही यौगिक के अधिक नाम हो गए तो वो समस्या होगी, और जो ही कार्बनिक श्रृंखला लंबी होती है तो उसमें एक से अधिक समावयवी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उससे भी उसमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने IUPAC प्रणाली का उद्भव किया, और IUPAC प्रणाली पूरे विश्व में एक है, अर्थात पूरे विश्व में इनके द्वारा जो नामकरण किया जाता है वो सेम है। इसलिए हम IUPAC प्रणाली को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम IUPAC प्रणाली से नामकरण कैसे करते हैं वो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन, आप सब जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन है, मैंने आपको उस दिन कहा था ये C1 से लेकर C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10 तक हो सकते हैं, और इनके नाम मैंने आपको पहले बता दिए थे। यदि C1 है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हाइड्रोकार्बन 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं कार्बन के संख्या के आधार पर। और दोस्तों जो हम IUPAC प्रणाली में नामकरण करते हैं, हम हाइड्रोकार्बन के आगे उचित पूर्व लगन और हाइड्रोकार्बन के बाद में उचित अनुलगन लगाते हैं, और फिर हम IUPAC प्रणाली द्वारा नामकरण करते हैं। हाइड्रोकार्बन के जो पहले लगता है उसको पूर्व लगन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन के जो बाद में लगता है उसे अनुलगन कहते हैं। पूर्व लगन हमेशा प्रतिस्थापी समूह का लगता है, प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह का हमेशा पूर्व लगन लगता है। ये कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं Br ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपिल, फेनिल। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ प्रतिस्थापी समूह हो सकते हैं, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, क्लोरो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपिल और फेनिल। तो इन जो प्रतिस्थापी समूह है इनका हम क्या लेंगे, पूर्व लगन। और यहाँ आपको बता दिया मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये इसका नाम लेंगे। और अनुलगन, अनुलगन हम लेंगे क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह क्या है, इसका मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि मैंने उसमें एक जोरदार ट्रिक बता रखी है जिसके द्वारा आप क्रियात्मक समूह को वरीयता से याद कर सकते हो। वरीयता का बहुत ही बड़ा रोल है IUPAC प्रणाली में जब हम नामकरण करेंगे तब। तो जो क्रियात्मक समूह है इसका हम क्या लेंगे, अनुलगन। यदि जैसे हमारे पास में एल्केन है, एल्केन है तो हम उसमें लगाएंगे एन अनुलगन। यदि हमारे पास एल्कीन है तो हम लगाएंगे ईन अनुलगन। यदि हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन, तो हम लगाएंगे अनुलगन आइन। एल्केन में एकल बंद होता है, एल्कीन में द्विबंध होते हैं, और एल्काइन में 3 बंध होते हैं। तो इस प्रकार हम हाइड्रोकार्बन के पहले पूर्व लगन और बाद में अनुलगन लगाकर हम नामकरण करते हैं IUPAC द्वारा।
जैसे यहाँ मेथ है, मेथ, और जैसे एल्केन माना तो मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन। तो दोस्तों इस प्रकार हम नामकरण करते हैं। तो दोस्तों IUPAC प्रणाली द्वारा नामकरण करने के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए पहला नियम क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अर्थात जब भी हम IUPAC नामकरण करेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जो कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी है उसका हम चयन करेंगे। देखिए जैसे यदि हम इस तरफ करते हैं नामकरण तो 1 2 3 तीन ही आते हैं, लेकिन जब हम इस तरफ करते हैं 1 2 3 और 4, इस तरफ हमारे 4 कार्बन वाली श्रृंखला आ रही है। अर्थात हम इस श्रृंखला का चयन करेंगे 4 कार्बन वाली श्रृंखला, क्योंकि ये क्या लंबी है। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 क्या है, अधिकतम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन। अधिकतम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन, हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक है, उसी श्रृंखला का हम चयन करेंगे। देखिए उदाहरण, देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, CH CH3 CH3। देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन वाली श्रृंखला, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ प्रतिस्थापी केवल एक आएगा, ये वाला। लेकिन यदि हम ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ही आ रहे हैं, 6 कार्बन वाली श्रृंखला ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापी ज़्यादा है, एक ये रहा और एक ये रहा। अर्थात वहाँ इस तरफ प्रतिस्थापी ये केवल एक था, लेकिन जब हम इधर से करते हैं अंकन तो हमारे पास एक ये प्रतिस्थापी और एक ये प्रतिस्थापी, अर्थात प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा है। तो जब भी हम नामकरण करेंगे तो एक तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे, दूसरा अधिकतम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। तो जो श्रृंखला सबसे अधिक प्रतिस्थापी वाली है उसी का हम चयन करेंगे। अब नंबर 3 में प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक, अर्थात जब भी हम कार्बन श्रृंखला में अंकन करेंगे तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास में कोई एक कार्बन श्रृंखला है, इसका हमारे को IUPAC नामकरण करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन है, और जैसे हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, अर्थात हम उसको लेंगे जिसमें प्रतिस्थापी संख्या ज़्यादा है, तो ये लेंगे, इसमें एक घेरा और एक घेरा, 2 प्रतिस्थापी समूह है।
नामकरण हम इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यदि हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर प्रतिस्थापी आता है, लेकिन जब अपन नामकरण यहाँ से करते हैं तो 2 नंबर पर ही हमारे को प्रतिस्थापी आ जाता है। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। कार्बन श्रृंखला के उस सिरे से नामकरण करेंगे, अंकन करेंगे कि प्रतिस्थापी सबसे पहले आए। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 2 नंबर पर एक प्रतिस्थापी है और 3 नंबर पर दूसरा प्रतिस्थापी है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो देखिए 2 मेथिल और यहाँ पे 3 एथिल है। ये क्या है? एथिल है। ये C2H5 है, इसको हम एथिल भी कहते हैं, और ये है मेथिल। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा नियम हो गया। अब नंबर 4 कि जब भी हम कार्बन श्रृंखला का IUPAC नामकरण करेंगे, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से ज़्यादा है, प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से ज़्यादा है, तो हम उस प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। नंबर 4 वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम अर्थात हम उस प्रतिस्थापी का नामांकन पहले करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ देखिए एक तो एथिल है, एथिल, और एक है मेथिल। तो यहाँ देखिए जो एथिल है ये अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। ई हमेशा पहले आता है और एम बाद में आता है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पर क्या है? एथिल है, तो हम लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल। और फिर बाद में 2 नंबर पर क्या है? मेथिल, तो 2 मेथिल। ठीक है, पहले हमने एथिल क्यों लिया? क्योंकि एथिल अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और मेथिल बाद में आता है। तो 3 स्थिति पर है, तो 3 एथिल 2 मेथिल। फिर इसमें कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 3 एथिल 2 मेथिल, हेक्सेन, हेक्सेन। तो इस प्रकार हम नामकरण कर सकते हैं। IUPAC नामकरण बहुत ही आसान है। चलिए अब देखिए आगे वाला नियम। यदि एक ही स्थिति पर, समान स्थिति पर 2 प्रतिस्थापी है, समान स्थिति पर 2 प्रतिस्थापी है, समान स्थिति पर 2 या अधिक असमान प्रतिस्थापी है। ठीक है, यदि समान स्थिति पर अर्थात एक ही अंक पर 2 से अधिक असमान प्रतिस्थापी है तो हम कार्बन श्रृंखला में अंकन उस तरफ से करेंगे जिस तरफ हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रतिस्थापी वो पहले आता है। देखिए उदाहरण समझिए इसको। CH3 CH2 CH, C2H5 CH CH3 CH2 CH3। चलिए देखिए इधर से हम करते हैं 1 2 3 तो भी 3 नंबर पर हमारे को मेथिल मिलता है। इधर से करते हैं 1 2 3 3 नंबर पर एथिल मिलता है। अब क्या करें, किस तरफ से करें नामांकन? यदि ऐसी स्थिति बनती है यहाँ 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे असमान प्रतिस्थापी है। कैसे हैं? असमान है, ये भी असमान है और ये भी असमान है, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? समान है। तो हम उस तरफ से करेंगे अंकन कि वर्णमाला में जो पहले आए, अर्थात यहाँ देखिए ये क्या है? एथिल है, एथिल, और ये है मेथिल। तो देखिए दोस्तों एथिल पहले आता है तो हम इस तरफ से करेंगे नामांकन 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 एथिल, 3 एथिल 4 मेथिल, 4 मेथिल। क्या है? 6 है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्सेन। इस प्रकार हम नामांकन कर सकते हैं।
दोस्तों बहुत ही आसान है, चाहे आपके लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, उनमें से एक क्वेश्चन IUPAC नाम से आता है दोस्तों। और यदि अब आगे वाला जो नियम है उसमें क्या है, समान प्रतिस्थापी है, समान प्रतिस्थापी एक से अधिक है, एक से अधिक है। यदि समान प्रतिस्थापी की संख्या एक से अधिक है तो हम क्या करेंगे, जैसे यदि 2 है तो हम प्रयोग करेंगे शब्द डाई का, 3 है तो ट्राई का, 4 है तो टेट्रा का। यदि समान प्रतिस्थापी की संख्या एक से अधिक है, 2 होने पर डाई, 3 ट्राई और 4 टेट्रा। देखिए एक उदाहरण, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। देखिए अब हम कहाँ से करेंगे नामकरण, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 3 पर आता है और यहाँ 1 से 2 पर ही हमारे को 2 मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए 2 मेथिल और 2 मेथिल 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 2। फिर यहाँ देखिए 4 पर भी मेथिल है, तो हम क्या लिखेंगे 2 2 4, 2 2 4 कितने हो गए, 1 2 3 मेथिल हो गए, तो 2 2 4 ट्राई, 2 2 4 ट्राई मेथिल, 2 2 4 ट्राई मेथिल क्या 6 हेक्सेन, मेथ 8 प्रोब्यूट पेंट एक्स। तो 2 2 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। और इसमें एक चीज़ और है, यदि हम जब भी IUPAC नामकरण करते हैं, यदि अंक के पास में अंक लिख रहे हैं तो क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोमा। देखिए यहाँ में 2 2 के बीच में कोमा है, फिर 4 के बीच में कोमा है, और अंक और शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैश। यदि अंक और अंक लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लगा देंगे, कोमा। लेकिन अंक और शब्द लिख रहे हैं, अंक और शब्द, तो बीच में क्या लगा देंगे, डैश। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम कुछ उदाहरण देखते हैं। 2 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो श्रृंखला है वो कितनी लंबी है। यहाँ क्या आ रहा, पेंटेन, और पेंटेन आ रहा 5 नंबर पर। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 बना दिया 5। 2 2 3 ट्राई मेथिल, अर्थात जो 2 है इस पर तो 2 मेथिल है और 3 पर भी 1 मेथिल है, तो यहाँ लगा देंगे 1 मेथिल, इधर भी लगा दिया 1 मेथिल, और यहाँ लगा देंगे हम 1 मेथिल, और यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ हो जाएगा CH3। देखिए नामकरण देंगे 1 2 3 4 5। 2 2 2 बार मेथिल है, 2 2 3 में मेथिल है, 2 2 3 ट्राई, 3 है तो ट्राई मेथिल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो ये इसका हो गया IUPAC नाम की संरचना। देखिए 3 एमिनो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। ओल होता है अल्कोहल का, ओल जो अनुलग्न लगा हुआ है यहाँ पे किसका है, अल्कोहल का। और यहाँ जो श्रृंखला वो क्या है, प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन, अर्थात 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। नहीं 2 मेथिल, जो 2 स्थिति वहाँ क्या मेथिल है, तो CH3 लगा दिया। 3 एमिनो, अर्थात यहाँ पे जो तीसरी स्थिति है वहाँ क्या एमिनो है, तो यहाँ लगा देंगे एमिनो, एमीन लगा दिया, CH2NH2, ये CH, चलो, और 1 ओल है तो CH2OH। देखिए यहाँ 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन हो गया, 2 मेथिल, ये 2 मेथिल, 1 ओल, तो ये रहा 1 एल्कोहल OH लगा दिया, अर्थात, और 3 एमिनो, 3 एमिनो लगा दिया। यहाँ एमिनो पहले इसलिए आया क्योंकि एमिनो में ए सबसे पहले आता है, जबकि यहाँ जो
मेथिल है, ये एम बाद में आता है इसलिए। ठीक है, तो ये इसका हो गया आईयूपीएसी नाम की संरचना। क्वेश्चन आपके दोनों तरफ से आ सकता है, या तो आपको दे दिया आईयूपीएसी नाम, उसकी बना हुआ संरचना, या आपको दे दी संरचना, उसका बना हुआ आईयूपीएसी नाम। आपको दोनों ही तरीके से प्रिपेयर रहना है। अब देखिए 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, यहाँ क्या आ रहा, बेंजीन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन, ये हमारा हो गया बेंजीन। बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं, पहले बताया था, ये बना दिया। अब ये बता रहा 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो, अर्थात जो पहली स्थिति उस पर क्या फ्लोरो है, तो यहाँ हमने मान लिया पहली स्थिति क्या मान लिया फ्लोरो। दूसरी स्थिति में क्या नाइट्रो, यहाँ दूसरी स्थिति में क्या नाइट्रो। और जो तीसरी स्थिति उसमें चौथी में क्या है एथिल है, तो 3 और ये 4 ये रहा C2H5। देखिए 1 2 3 4, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो और 4 एथिल। यहाँ पे एथिल पहले इसलिए आया क्योंकि ये ई से शुरू होता है, इसलिए एथिल पहले आएगा, फिर F आएगा, F आएगा, फिर क्या आएगा N। तो मैंने कहा था आपको इनको वर्णमाला के क्रम व्यवस्थित करना। और बेंजीन ये रहा बेंजीन। तो इस प्रकार हम आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं, ये कुछ नियमों को ध्यान में रखकर। अब दोस्तों हम देखते हैं एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। एल्कीन व एल्काइन का नामकरण। सबसे पहले एल्कीन क्या है। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से बंधित होता है, उसे कहते हैं एल्कीन। और एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध से बंधित होता है। अर्थात यदि हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन द्विबंध से बंधित है तो वो क्या कहलाएगा एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन 3 बंध से बंधित है तो वो कहलाएगा एल्काइन। और दोस्तों जब हम एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करते हैं तो पहला नियम हमारा क्या आता है कि उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध और त्रिबंध हो। देखिए उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जिसमें द्वि व त्रिबंध हो। अर्थात उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध भी और त्रिबंध भी हो, इसको हमें वरीयता देनी है। जैसे एक उदाहरण देखिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। देखिए यह हमारे पास में ये कार्बन श्रृंखला, यदि हम ऐसे नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें कई द्विबंध नहीं आया है। हमारा नियम क्या है द्वि और त्रिबंध हो। यहाँ द्विबंध है तो द्विबंध हमारे उसमें आना चाहिए। तो हम नामकरण करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। चाहे हमारे पास 5 ही है कार्बन, लेकिन द्विबंध हमको लेना है, द्वि और त्रिबंध को प्राथमिकता देनी है। दूसरा नियम क्या है, जब हम अंकन करते हैं, जब हम कार्बन श्रृंखला में अंकन करते समय द्वि व त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। अर्थात जब भी हम अंकन करते हैं, क्रमांकन करते हैं, तो द्वि और जो त्रिबंध है इसको न्यूनतम अंक को देना है। जैसे यहाँ से कर सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे द्विबंध चौथी स्थिति पे आता है। लेकिन हम जैसे यहाँ से किया
तो पहली स्थिति में हमारा द्विबंध आ गया, इसलिए हमने यहाँ से किया। एक और देखिए उदाहरण, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 CH3। जैसे हम यहाँ CH2 आएगा, CH2 जैसे यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ये लंबी तो है लेकिन इसमें द्विबंध नहीं आ रहा। 1 2 3 4 ये लंबी है लेकिन यहाँ 3 नंबर पे आ रहा है हमारा द्विबंध। तो हम करेंगे इधर से 1 2 3 4, तो हमारा पहली स्थिति पे क्या आ रहा है, द्विबंध आ रहा है। तो इस प्रकार हम जब भी द्वि और त्रिबंध में नामकरण करते हैं तो द्विबंध और त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, और जो लंबी श्रृंखला लेंगे उसमें भी हमारे पास में द्वि और त्रिबंध आने चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम कुछ उदाहरण करेंगे, उससे आपका नियम वापस एक बार क्लियर मैं कर दूंगा तो रिपीट हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं। यदि हमारे पास चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिक, यदि हमारे पास चक्रीय यौगिक है और उसका IUPAC नामकरण करना है तो हम चक्रीय यौगिक में पूर्व लगन क्या लगाएंगे, साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो पूर्व लगन लगाएंगे। साइक्लो पूर्व लगन का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे हमारे पास ये कोई संरचना है तो यहाँ देखिए हम करते हैं नामकरण 1 2 3 4 5, अर्थात हमारे पास 5 कार्बन। इसको यदि खोल लें तो ऐसे खोल सकते हैं CH2 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 CH2। तो देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 कार्बन वाली श्रृंखला है। तो 5 वाली तो क्या जाएगा, पेंटेन, क्या जाएगा, पेंटेन। लेकिन यहाँ कौन से यौगिक है, चक्रीय यौगिक है, तो हम क्या लेंगे, पूर्व लगन साइक्लो, तो हम इसे कहेंगे साइक्लोपेंटेन। क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो इस प्रकार हम नामकरण करते हैं। यदि हम दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं, उसको देखिए, ये उदाहरण है हमारा, चलो ये देखिए संरचना, ये दोस्तों बेंजीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें द्विबंध नहीं है। तो ये क्या है, हेक्सेन है, क्या है, हेक्सेन, और ये चक्रीय यौगिक है। तो हम, और ये क्या है, यहाँ पे एक मेथिल है और यहाँ पर भी क्या है, मेथिल। एक लाइन का अर्थ क्या है, मेथिल है, और यहाँ 2 लाइन है, 2 लाइन, इसका अर्थ क्या है, यहाँ एथिल है। यदि हम इसको खोलें तो हम ऐसे इसको खोल सकते हैं, CH2 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 CH, ये CH2, यहाँ देखिए CH2 और ये CH3, और यहाँ CH3 और यहाँ CH3। मैंने इसको खोला तो इस प्रकार ये दिखाई देता है। तो अब हम करते हैं नामकरण। तो यहाँ आ जाएगा 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 प्रतिस्थापी है और यहाँ हमारे 1 नंबर पर ही 2 प्रतिस्थापी हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो पहले हम लिखेंगे इसका नामकरण 1, तो 1 डाई मेथिल, क्या लिखेंगे, 1 डाई मेथिल, सॉरी मेथिल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेथिल तो बाद में आता है ना, वर्णमाला क्रम से, वर्णमाला क्रम से हम पहले लिखेंगे एथिल। तो 3 पे क्या है, एथिल, ये पूरा क्या है, एथिल। तो हम 3 एथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 एथिल। फिर 1 डाई, 2 बार तो क्या लिख दिया, डाई मेथिल, 1 डाई मेथिल, 3 एथिल, 1 डाई मेथिल, और कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन। तो इस प्रकार हम चक्रीय यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। सॉरी साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे,
साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि चक्र यौगिक को तो साइक्लो लिखना पड़ेगा भाई, चक्र यौगिक है तो साइक्लो इसमें आएगा ही आएगा, पूर्व लगन आपको भूलना नहीं है। और एथिल वर्णमाला में पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। तो ये हमारा हो गया IUPAC नाम। तो दोस्तों इस प्रकार हम आसानी से चक्रीय यौगिकों का भी नामकरण कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हमारे पास में क्रियात्मक समूह है, क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक समूह है क्या। क्रियात्मक समूह है, देखिए किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु या परमाणु का समूह है जिसके कारण वे विशिष्ट अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह है। अर्थात कोई भी कार्बनिक यौगिक है जिसके कारण उनमें विशिष्ट गुण आ जाते हैं, विशिष्ट अभिलक्षण आ जाते हैं, उस परमाणु या परमाणु के समूह क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह है। और दोस्तों क्रियात्मक समूह का वीडियो मैंने डाल रखा है, पूरा उनको वरीयता क्रम से ट्रिक के माध्यम से समझाया, उसका लिंक नीचे है, आप जाके आसानी से वहां देख के सीख सकते हो। क्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास में कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो जब भी हम अंकन करेंगे तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो पहला नियम क्या हो गया, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। दूसरा, यदि हमारे पास में दो क्रियात्मक समूह है, दो से अधिक क्रियात्मक समूह है, यदि हमारे पास में दो से अधिक क्रियात्मक समूह है तो हम उनको प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे ऊपर है उसको हम क्या मान लेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह, उसको क्या मान लेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह है। और जो बाकी क्रियात्मक समूह उसको क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापी, क्या मान लेंगे, बाकी को क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापी, बाकी क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी। ध्यान से देखिए, यदि हमारे पास दो से अधिक क्रियात्मक समूह है तो हम उनको वरीयता के आधार पर जो सबसे ऊपर उसको तो मान लेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह है, और जो बाकी है उनको क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापी समूह है। और जो मुख्य क्रियात्मक समूह इसका हमें क्या काम मिलेंगे, अनुलग्न, क्या काम मिलेंगे, अनुलग्न। और जो बाकी क्रियात्मक समूह है उनका प्रतिस्थापी के रूप में क्या काम मिलेंगे, पूर्व लगन, क्या काम मिलेंगे, पूर्व लगन। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। और क्रियात्मक समूह को जो वरीयता क्रम है वो याद करने के लिए आप नीचे वीडियो उसको देखिए, उसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से क्रियात्मक समूह याद करने की ट्रिक बता रखी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से क्रियात्मक समूह की वरीयता याद कर सकते हैं। अब कुछ संरचनाएं ऐसी है जिनके नाम फिक्स है बिल्कुल, तो वो देखिए, पहला ये हमारा बेंजीन हो गया, ये CH3, इसको हम बोलते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। और इसका जो साधारण नाम है वो है टालोइन, इसको हम टालोइन भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारे पास OCH3, इसको बोलते हैं मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन, इसको हम एनिसोल भी कहते हैं, एनिसोल। तीसरा हमारे पास NH2 एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन, इसको हम एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन। तीसरा हमारे पास BR ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। यदि यहाँ हमारे पास NO2 होता तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए एक उदाहरण देखिए, इसका आप IUPAC नाम देखिए, ये हमारे पास में उदाहरण है,
यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, Cl क्लोरो, यहाँ नाइट्रो और यहाँ भी नाइट्रो। तो हम इसका नामकरण करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4। 1 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि क्लोरो C पहले आता है इसलिए यहाँ से हमने 1 लिया। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार हम जो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक चक्रीय यौगिक है उनका नामकरण कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों अगले वीडियो में हम बिल्कुल एग्जाम्पल देखेंगे, 5 एग्जाम्पल, और उन 5 एग्जाम्पल में आपका जो नियम है सभी नियम एक साथ क्लियर हो जाएंगे। और ये नियम आप ध्यान में रखिए, आपका यूपीएससी नामांकन गलत नहीं होगा।